स्पीड, सच कहूँ तो बिल्कुल भी मजाक नहीं थी। उसने नंबर 1 की टखनी पकड़ी और गुस्से से फेंट ह्यू बोला, कितना इरिटेटिंग है। मेयर ह्यू कीड़े की तरह उछल रहा है। नंबर 1 का शेयर एक बास्केटबॉल की तरह था। उसने एक झटके में उसे बहुत दूर फेंक दिया। लेकिन पता नहीं वो क्या सोच रहा था। नंबर 1 अचानक हल्के से मुस्कुरा दिया और उस मुस्कुराहट को ड्वार्फ किंग ने झट से देख लिया। वो हैरानी से देखने लगा। अचानक ड्वार्फ किंग की आंखों में तेजी आ गई। लगता है उसे कुछ समझ आ गया था। वो वही खड़ा वैन एम्यूसी की उड़ान की स्पीड को गौर से देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मैजिक सर्कल को तोड़ना चाहता है। नंबर 1 का हाथ अब सर्कल तक पहुंच चुका था। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा था। इधर ड्वार्फ किंग भी झट से समझ गया। वो मन ही मन चौंक गया, ये कैसे हो सकता है। ये बंदा, एक पाल के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये मेयर कर्स सीलिंग सर्कल को देख सकता है। ऊपर नंबर 1 बेड जोश से जोर से हंस पड़ा, मिल गया। और बस उसके दोनों हाथ तेजी से अंदर के खाली हिस्से में घुस गए और उसे अलग कर दिया। और आखिर में बस एक पाल में ड्वार्फ किंग का कर्स सीलिंग सर्कल पूरी तरह टूट कर बिखर गया। वो गुस्से से चिल्लाया, कमबख्त, इस छोरे ने सच में ये कर दिखाया। ड्वार्फ किंग का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका था। वो पागलों की तरह चिल्लाया, माफ नहीं करूंगा। बात खत्म करते ही वो तुरंत हवा में उछल गया। नीचे की जमीन और पत्थर झटके से टूट कर बिखर गए। नंबर 1 भी उससे प्रभावित हुआ। वो मलबे के ढेर से उठा और कुछ खांसियां ली। बहुत दर्द हो रहा है। शैडो नंबर 1 मन ही मन सोचने लगा, भले ही वो अब और पावर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, पर वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। नंबर 1 ने तुरंत प्लान बनाया, आईसी अटैक करने का मौका मैट डू। पर जैसे ही उसने उसे उतरते देखा, वो हैरान हो गया। दुश्मनों को इकट्ठा कर रहा है। जैसे ही उसने ये सोचा, नंबर 1 के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। ये डाव तो बिल्कुल सही मौके पर इस्तेमाल हो सकता है। उसके तुरंत बाद वो ड्वार्फ किंग की तरफ लपका। वो भी थोड़ा चौंक गया था। एक हमला गुजरा, मिट्टी और पत्थर जैसे इंजन लगे हो ड्वार्फ किंग की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। लेकिन वो आसानी से डॉज कर गया। उससे जरा भी चोट नहीं आई। ड्वार्फ किंग ने नंबर 1 को देखते हुए ताना मारा, ए बच्चे, अभी तो बड़ा जालिम बना था, अब मेरी बारी है। वो मासूमियत से मुस्कुराकर बोला, क्या भूल गए, तुम्हारा अपोनेंट सिर्फ मैं नहीं हूँ। उसके बोलते ही नंबर 2 अचानक ड्वार्फ किंग के पीछे आ गया और वो बुरी तरह चौंक गया। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसके दोनों दांत गुस्से से भींच गए। वो बहुत गुस्से में था और वो रिएक्ट कर पाता उससे पहले हाई नंबर 2 ने ड्वार्फ किंग को एक ही वॉर में जमीन पर पाठक दिया। इधर नंबर 1 ने मौका देखा और बिना उससे कुछ सोचने का वक्त दिए तेजी से उसकी तरफ लपका, स्काई किक। नंबर 1 और नंबर 2 इस वक्त बड़े खुश थे। उन्होंने ड्वार्फ किंग को फुटबॉल की तरह एक दूसरे को पास करना शुरू कर दिया। एक बार और पास करो। वो ऊपर नीचे मार खा रहा था और अंदर ही अंदर गुस्से से भुन रहा था। खुदा की कसम, इनके अटैक्स पानी की तरह है। मेन फैंस गया हूँ, निकल नहीं पा रहा। वो झट से समझ गया, इसको पता है कि डायरेक्ट अटैक्स मुझे हरा नहीं सकते। मेन इस कमीने के हाथों मारा जाऊंगा। क्या मैं इतनी शर्मनाक मौत मारूंगा। उसने अपनी आखिरी रिफ्लेक्स यूज की और नंबर 1 का पैर पकड़ लिया। मैं हार नहीं मानूंगा। नंबर 1 हैरानी से चिल्ला उठा, क्या। ड्वार्फ किंग झट से नंबर 1 की पीठ पर चढ़ गया और कास के पकड़ लिया। वो इरिटेट होकर चिल्लाया, ये क्या बकवास है। ड्वार्फ किंग ने गुस्से से चीखते हुए कहा, जब मरना ही है तो तू भी मेरे साथ यही मर जा। नंबर 1 हैरान रह गया, क्या। उसने पीछे मुड़कर देखा। ड्वार्फ किंग का शरीर तेजी से फूल रहा था। नंबर 1 को पाल भर में समझ आ गया, ये बंदा ये करना चाहता है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट। उसका पूरा शरीर गुब्बारे की तरह फूलता देख नंबर 1 गुस्से में बोला, ये तो मुझे अपने साथ खत्म करना चाहता है। वो उसकी पकड़ में बुरी तरह फंसा हुआ था, निकलना मुश्किल था। नंबर 1 ने गुस्से में गाली दी, डैम इट। ठीक उसी वक्त उसका एक हाथ तेजी से आगे बढ़ा। नंबर 1 चिल्लाया, वॉरियर आर्मामेंट। और उसके तुरंत बाद जब वो पूरी तरह से फूल चुका था, ड्वार्फ किंग ने एक तेज चीख मारी। फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ और हर तरफ धुआं और आग फैल गई। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाके भी हिल गए, जैसे कोई अर्थक्वेक आया हो। राहगीर हैरान रह गए, ये क्या हो रहा है। वो टियानियन पैलेस की एलीट स्क्वाड है। लड़की ने झट से अनुमान लगाया, क्या किसी ने ड्वार्फ विच किंग को खत्म कर दिया। हम देर से पहुंचे। वो झट से उस तरफ दौड़े और दोनों हैरान रह गए जब उन्होंने दूर से एक हरा साया झलकता देखा। देखो, उस घने धुएं में कोई है। वो यंग मैन हैरानी से देखने लगा।
उसके बदन पर जो आर्मोर है वो गौर से देखा तो उससे झट से पता चला कि नंबर 1 ने जो पहना हुआ था वो वॉर गॉड पैलेस का सदस्य है। इधर यूम्यू का चेहरा पीला पैट गया। वो अपनी झपकी से चौंक कर उठा, लेकिन फिर भी घबरा गया। द एक्साइवेंजी ने फिक्रमंडी से पूछा, क्या हुआ, बुरा सपना देखा क्या? यूम्यू ने घबरा कर कहा, ओ हाँ। वो कुर्सी पर दीवाने से तकिया लगाकर बोला, बड़ा डेंजरस था यार। अच्छा हुआ मैं शैडो सोल से टाइम पार डिस्कनेक्ट हो गया, वरना तो गया था काम से। सिस्टम ने भी उसी वक्त अनाउंस किया, बधाई हो, आपने ड्वार्फ विच किंग, इस एरिया का सबसे पावरफुल स्पेस बीस्ट, को मार दिया है। यूम्यू अंदर ही अंदर खुश हुआ। लगता है नंबर 1 अभी भी जिंदा है। वॉरियर आर्मामेंट और गोल्डन हैवी आर्मोर के डबल प्रोटेक्शन के नीचे। उसके तुरंत बाद अनाउंसमेंट्स की लाइन लग गई। यूम्यू को लगता है इस मिशन से काफी लूट मिला है। वो एक्साइटमेंट में चिल्ला उठा, बहुत अच्छा, मैं तो अमीर हो गया। द एक्साइवेंजी भी चिल्लाया, ये क्या बकवास है, ट्यून तो मुझे डारा ही दिया। यूम्यू ने गाड़ी के दरवाजे से बाहर देखा और अपने दोस्त से एक्साइटेड होकर कहा, द एक्साइवेंजी, देखो तो। यूम्यू को झट से सिचुएशन समझ आ गई। लगता है कोई स्पेस मॉन्स्टर्स से घिर गया है। द एक्साइवेंजी ने भी उस तरफ देखा। ये हमारी एकेडमी की लीसी नहीं है क्या? वो अकेली क्यों है? क्या वो अपनी टीम से बिछड़ गई है? अचानक उसके दिमाग में एक एडवेंचरस आइडिया आया, क्या हम उससे बचाने चले? द एक्साइवेंजी भी हैरान था, क्या उससे बचाने? यूम्यू ने झट से गाड़ी का दरवाजा खोला। हम सब एक हाई एकेडमी के हैं, तो एक दूसरे की मदद करना अच्छी बात है। द एक्साइवेंजी फिर से घबरा गया, ये बहुत डेंजरस है। अंदर रहो, अंदर। उसका ऐसा रूप देखकर वो सोचने लगा, जागते ही इतना एक्साइटेड कैसे हो गया ये? लिंग एक्सयूई ने खुशी से जवाब दिया, कहीं उस लड़की को देखकर तो नहीं एक्साइटेड हुआ? इस सवाल ने द एक्साइवेंजी को भी उलझन में डाल दिया। इधर लीसी अन मॉन्स्टर्स से बुरी तरह जूझ रही थी। हाथों सामने से ये मॉन्स्टर्स। उसका चेहरा उनके खून से सैन गया था। लीसी चिढ़ गई, डैम इट, ये स्पेस बीस्ट्स अचानक पागल कैसे हो गए, सब बिछड़ गए। कहते हुए लीसी उनकी तरफ पागलपन की तरह तलवार चला रही थी। लड़ाई में इतनी मगन थी कि लीसी को पता ही नहीं चला कि उसने किसी स्पेस बीस्ट की पूंछ पर कदम रख दिया है। उस पूंछ की वजह से उसके कदम डगमगा गए और उस मॉन्स्टर ने भी गुस्से में अपनी पूंछ हिलाई। लीसी झट से उछल दी गई। उसका छोटा सा जिस्म दर्द से करा उठा। जैसे ही वो गिरी, वो स्पेस मॉन्स्टर गुर्राता हुआ मौके का फायदा उठाकर उसकी तरफ लपका। लीसी अब और रेजिस्ट नहीं कर सकती थी। उसने आंखें जोर से बंद कर ली और मन ही मन चीखी, बस अब हो गया। ठीक उसी वक्त अस स्पेस मॉन्स्टर की गर्दन एक मजबूत हाथ ने कस के पकड़ ली। यूम्यू ने उसकी तरफ देखा नहीं, पर जब देखा कि लीसी की आंखें बंद है तो उसने आवाज दी, हे। यूम्यू ने अस मॉन्स्टर को आसानी से उठा लिया और थोड़ा सा सर झुकाकर उससे पुकारा, लीसी। सूरज की रोशनी उसके पीछे से आकर उससे किसी हीरो जैसा दिखा रही थी। यूम्यू ने परेशान होकर उससे पूछा, चोट तो नहीं लगी ना? लीसी के आसपास जैसे गुलाबी रंग छा गया। उससे लगा उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा है। लीसी ने बेख्याली में जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। जैसे ही उससे पता चला कि उसकी फ्रेंड ठीक है, यूम्यू तुरंत बाकी मॉन्स्टर्स से निपटने में लग गया। उसके पूरे जिस्म पर उनका खून लगा हुआ था। यूम्यू के लिए ये मॉन्स्टर्स कुछ भी नहीं थे। पूरी ग्रुप से लड़ने के बाद भी वो बिल्कुल फ्रेश और एनर्जेटिक लग रहा था। ये लास्ट वाला था, अब सब खत्म हो गया। लीसी बस हैरानी से उस लड़के को देखती रही और खुद से बोली, लगता है ये तो यूम्यू है, वो कितना कमाल का है। ठीक उसी वक्त एक तेज आवाज ने लीसी को हकीकत में वापस खींच लिया, हे। जैसे ही उसने सुना, तुरंत उधर देखा। द एक्साइवेंजी ने यूम्यू को घूरते हुए कहा, खेल कूद हो गया, हमें जल्दी वापस जाना होगा। लीसी उससे देखकर चौंकी। लेडीज क्लोथ्स में वो परवर्ट। द एक्साइवेंजी ने गुस्से में कहा, मैं नहीं हूँ। यूम्यू ने द एक्साइवेंजी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम हमारी गाड़ी में वापस जाना चाहोगे? लीसी ने एक चमकती हुई मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, क्या हम जा सकते हैं? थैंक यू। गाड़ी जल्दी हाई एकेडमी तक पहुंच गई। ये गुफेंग एकेडमी थी। लिंग एन और लू कियांग अभी तक बेहोश द उन्हें स्ट्रेचर पार डालकर ले जाया जा रहा था। यूम्यू अपने फ्रेंड को ऐसे हिलाते हुए देखकर इरिटेट हो गया। मैं कहता हूँ, थोड़ा सॉफ्ट रहो, वो इंजर्ड है। क्या तुम्हें स्ट्रेचर पकड़ना आता है या नहीं? वो दो लड़के यूम्यू को दूर से देखकर एक दूसरे से पूछने लगे, हे, क्या वो वही है? बगल वाले लड़के ने हैरानी से पूछा, है क्या? उस लड़के ने बताया, क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता? उनकी टीम ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने सीधा गुफेंग सिटी की रैंकिंग को 30 से ज्यादा पोजीशंस ऊपर कर दिया। फ्यूचर में
सिटी का स्टेटस और उसके रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। गुफेंग सिटी के लोग हजारों सालों से सिर्फ पीछे हाइड, पर अब फाइनली उन्होंने अपना सर उठा लिया है। यूम्यू अभी कुछ कह ही रहा था कि टैंग एन पीछे से आया और जोर से उससे मारा, मेरे प्यारे छोटे भाई। यूम्यू गुस्से में पलटकर चीखा, हे, ये क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे दारा दिया। टैंग एन ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, तुम दार गए क्या? चलो ब्रेथ लो, डरो मैट। यूम्यू ने ठंडे लहजे में पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? अगर तुमने मुझे ऐसे ही छुआ तो मैं तुम्हें पी दूंगा। टैंग एन बेशर्मी से मजाक करता रहा, अपनी तरफ देखो, तुम जरूर इंजर्ड ह्यू हो, वरना तुम्हारे कपड़े इतने गंदे और फेट ह्यू क्यों होते? यूम्यू ने नफरत से कहा, नहीं, मैं ठीक हूं। जाओ यहां से, मुझे मत छूना। अस अनोइंग पर्सन से पीछा छुड़कर वो इधर उधर घूमने लगा। डैम इट, इस आदमी को क्या हो गया है? बिल्कुल परवर्ट जैसा। और हाँ, लियो नैजी कहाँ है? अभी तक वापस नहीं आई। जब वो इधर उधर देख रहा था, लीसी पास आई और जोर से बोली, जिसे वो चौंक कर पलट गया। हेलो छोटे म्यू म्यू। यूम्यू ने उसकी तरफ देखकर हैरानी से पूछा, तुम? लीसी ने आईब्रो उठाते हुए कहा, क्या मतलब तुम? कितने रूड हो? उसने हैरानी से पूछा, मुझे छोटे म्यू म्यू क्यों बुला रही हो? लीसी ने जवाब दिया, क्या लेडीज क्लोथ्स वेल परवर्ट ने तुम्हें ऐसे नहीं बुलाया था? तो क्या दूसरे बुला सकते हैं, मैं नहीं बुला सकती क्या? यूम्यू इस अनोइंग लड़की से आर्ग्यू नहीं कर पाया। उसने सोचा, छोड़ दो, जो करना है करो। लीसी खुशी से हंसी, बाय द वे, आज रात हम। उसने लीसी को इग्नोर किया और सीधा उस लड़के की तरफ देखा जो आ रहा था। क्लासमेट, क्या तुमने लियो नैजी को देखा है? उसने खुशी से जवाब दिया, मुझे लगता है वो वापस आ गई है, मैंने उनकी वॉर चैरियट वहां पार्क की हुई देखी। लीसी क्यूरियस हुई, तुम लियो नैजी के लिए बहुत वरीड हो। क्या तुम लॉग डेट कर रहे हो? यूम्यू का चेहरा उतर गया, तुम्हें क्यों बताऊं? यूम्यू के ऐसे ठंडे बिहेवियर से लीसी को अंदर ही अंदर बुरा लगा। फिर उसने झट से अपना एटीट्यूड बदल लिया, छोड़ दो ये सब, मैं तुम्हें बताती हूँ। उससे कोई सीरियस इंजरी नहीं है, बस हल्की फुल्की चोट लगी है, वो रेस्ट करने वापस चली गई होगी। यूम्यू ने खुशी से पूछा, सच में? यूम्यू आगे चला गया, लीसी उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसने बिना झिझक के पूछा, मैं कहती हूँ, चलो हम साथ में डिनर करते हैं ना? यूम्यू ने हैरानी से पूछा, साथ में डिनर? उसने सीधे से जवाब दिया, हाँ। तुम्हारी जान बचाने का बदला डीन के लिए मियर डोर्म में आओ और मेरे हाथ का खाना टेस्ट करो। लेकिन यूम्यू ने तुरंत रिफ्यूज कर दिया, सॉरी, आज रात मुझे काम है, सच में टाइम नहीं है। किसी और दिन मैं तुम्हें डिनर पार बुलाऊंगा। लीसी अंदर से थोड़ा उदास हो गई, उसने चुपचाप अपने चेहरे के एक्सप्रेशन छिपाने के लिए हाथ आगे कर दिया। लेकिन यूम्यू ने नोटिस तक नहीं किया, वो जल्दी से चला गया। ठीक है, बाय बाय। लीसी के कदम उसका पीछा करना चाहते थे, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि लीसी से रहा नहीं गया और वो जोर से बोली, छोटे म्यू म्यू। यूम्यू पलट कर देखा और लीसी से हैरानी से पूछा, क्या हुआ? वो अब भी खुश होकर जिद से पूछा, किसी और दिन मतलब कब? यूम्यू सीधे से मना नहीं कर पाया, वो हिचकिचते हुए बोला, वो असल में उसका मतलब है कि इधर डायक्सायोएनजी ने अभी तक वो अजीब से लेडीज क्लोथ्स नहीं उतरे थे। वो एक दीवार के कोने में छिपकर आंसू बहा रहा था। हमारा छोटा म्यू म्यू फाइनली बड़ा हो गया है। रास्ते से गुजरता एक बंदा उससे घिन से देख रहा था, ये परवर्ट रो रहा है और छिप कर देख रहा है। फाइनली वो अपने रूम में वापस आ गया। यूम्यू जोर से चीखा, फाइनली मैं वो रिवॉर्ड्स देख पाऊंगा जो मैजिक किंग के सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने के बाद मिले हैं। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। फिर उसने एक एक चीज उठाई और देखी। सैंपल काफी कंप्लीट है। फेस, लेदर स्क्रॉल, स्पेस बॉक्स। अरे, जैसे ही उसने कुछ देखा, वनमुख हैरान रह गया। आस पत्थर को देखते ही उसने वो पत्थर हाथ में लिया, चेहरा सीरियस हो गया। ये चीज कहीं ये वो तो नहीं? वनमुख ने आस पत्थर को हाथ में लेकर ध्यान से देखा, क्या ये वो लेजेंडरी चीज तो नहीं? स्पेस ओरिजिन स्टोन ही है ना? उसने बोलते ही वो छोटा सा पत्थर अपनी आंखों के सामने लाकर गौर से देखा। फौरन वो जल्दी से भगा। हाँ, ठीक कहा, मुझे याद है, इसके बारे में किताबों में लिखा था। पूरा कमरा उलट पुलट करने के बाद वनमुख खुशी से बोला, मिल गया। वो पन्नों को पलट पलट कर ढूंढ रहा था और फाइनली यूज इन्फॉर्मेशन मिल गई। वनमुख ने वो पत्थर ड्राइंग के सामने रखा, कंपेयर करने के लिए। कोई गलती नहीं, यही है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक स्पेस ओरिजिन स्टोन एक ट्रेजर जैसा है जो रिफाइन होने के बाद एक इंडिपेंडेंट स्पेशल वर्ल्ड खोल सकता है।
जो कोई भी स्पेस ओरिजिन स्टोन का ओनर होगा वो इस इंडिपेंडेंट वर्ल्ड का मास्टर बन जाएगा। वो इस चीज से बहुत खुश था। लगता है इस बार सच में कोई प्राइसलेस ट्रेजर मिल गया है। ड्वार्फ विजर्ड किंग ने भी आईएससी बेकार में नहीं रखा था। बस उसके बाद वनमुख ने खुशी से जोर से कहा, सिस्टम, मुझे स्पेस ओरिजिन स्टोन को रिफाइन करना है, लेकिन रिफाइन करने के लिए 30,000 पॉइंट्स चाहिए थे। वनमुख का मुंह खुला रह गया। है इतना महंगा? तुम अपने मास्टर के साथ भी मजाक कर रहे हो क्या? ये स्पेस ओरिजिन स्टोन मेरा है, तो इसकी रिफाइनिंग फीस इतनी हाई कैसे हो सकती है? आखिर में यूज कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। भूल जाओ, 30,000 तो 30,000 हाई सही, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। उसके तुरंत बाद वनमुख ने आंखें बंद की और थोड़ी देर के लिए आराम किया। बस झपकी ली ही थी कि सिस्टम ने अनाउंस कर दिया, रिफाइनिंग सक्सेसफुल। वनमुख को हैरानी हुई। उसने जल्दी से आंखें खोली और तारीफ की, इतनी जल्दी? लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वनमुख चौंक गया और इधर उधर देखने लगा, क्योंकि वो जहां खड़ा था वो उसका बेडरूम नहीं था। ये वो दुनिया है जो स्पेस ओरिजिन स्टोन ने बनाई है ना? वो एक्साइटमेंट से चरण तरफ देखने लगा। ये विशाल तारों भरा आसमान, ये तो ऐसा नजारा है जो मैंने बस देखा ही है। वनमुख अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर से चिल्लाया, सबसे खूबसूरत चीज। वनमुख बैठकर जांचने लगा। भले ही यहाँ का स्पेस काफी बड़ा है, लेकिन मेरे पैरों के नीचे की जमीन बहुत छोटी है ना? उसने हाथ घुमाया और वो पत्थर फेंक दिया जो उसने पकड़ा हुआ था। इतनी छोटी जगह में कुछ भी फेंको तो वो भर जाएगी। पत्थर फेंकने के बाद वो तुरंत घुल गया, जैसे कि वो किसी एंडलेस ओशन में हो। वनमुख ने देखा और शौक से बोला, ओह माय गॉड, ये तो और बड़ा हो गया। उसने एक बार फिर चरण तरफ देखा। ये जमीन स्पेस क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब करने के बाद एक्सपैंड होगी, ऐसा लगता है। अरे, जैसे उसे कुछ जबरदस्त आइडिया आया हो। वो एक्साइटमेंट से खुद से बोला, अगर ऐसा है तो। वनमुख ने और काउंटलेस स्टोन्स हवा में फेंके और बढ़ा और बढ़ा। वो हाँफता हुआ जमीन पार लेट गया। 100 से ज्यादा क्रिस्टल्स एक सांस में फेंक दिए। बहुत थक गया, लेकिन इतनी थकान के बाद ये जरूर वर्थ इट होगा। जहां वनमुख लेटा था अब वो पहले से बहुत बड़ा प्लॉट बन चुका था। वो खुशी से खुद से पूछने लगा, ये जगह इतनी बड़ी हो गई है, पता नहीं मेरे किस काम आएगी। ये सोचते हाई यूज सडनली सिचुएशन का एहसास हुआ और वो उदास हो गया। धित्त, मैं कितना इम्पल्सिव हूँ। मुझे पता भी नहीं कि ये किस काम आता है और मैंने इतने सारे क्रिस्टल्स वेस्ट कर दिए। उसी पाल सिस्टम ने तुरंत एक्सप्लेन किया, ये तुम्हारे वर्ल्ड में स्टार रियल्म है। वनमुख ने हैरानी से पूछा, स्टार रियल्म? सिस्टम ने आगे कहा, होस्ट के अंदर पावर जनरेट होती है, लेकिन क्योंकि होस्ट का करंट लेवल बहुत कम है, इसलिए ये सिर्फ एक्सटर्नल अटैक्स का डैमेज एब्जॉर्ब कर सकता है। वनमुख का चेहरा कला पैट गया। उसने अपना हाथ काटा, तो ये डिफेंस के लिए भी उसे होता है। गोल्डन हैवी आर्मोर और आर्म्ड वॉरियर्स को अब वर्ल्ड पावर से सप्लीमेंट किया जा रहा है, तो मैं तो बस एक वॉकिंग मीट शील्ड बन गया हूँ। सिस्टम ने फिर कहा, लेकिन तुम्हारा स्टार रियल्म अभी बहुत छोटा है और जो डैमेज एब्जॉर्ब हो सकता है वो ना के बराबर है। वनमुख ने सुनते ही हैरानी से चिल्लाया, है? ये छोटा है? जरा देखो तो, ये कम से कम 70 to 80 स्क्वायर मीटर्स तो है। मुझे लगता है तुम लोग आजकल बहुत ज्यादा धोखेबाज हो गए हो। थोड़ी देर आर्ग्यू करने के बाद थक कर वनमुख बैठ गया और मुंह बनते हुए बोला, इतने टाइम बाद मैंने 30,000 पॉइंट्स और 100 से ज्यादा क्रिस्टल्स खर्च किए, लेकिन एंड में मुझे एक बेकार चीज मिली। वो लेट गया और सिस्टम की तरफ देखने लगा। लेकिन थियोरेटिकली अगर मेरे पास काफी क्रिस्टल्स हो तो ये स्टार रियल्म इनविंसिबल बन जाएगा। क्या मुझे और क्रिस्टल्स फेंकने चाहिए? ये कहते कहते वनमुख एकदम रुक गया, जैसे उससे टेम्पटेशन के बाद कोई रियलाइजेशन हुई हो। उसने सर हिलाया और हाथ रोका। डेंजर, डेंजर! मैं तो सिस्टम के जाल में फंसने ही वाला था। ये तो एक बॉटमलेस पिट है। ये बस चाहता है कि मैं बैंकरप्ट हो जाऊं। वो खुद से ही चिल्लाया, भले ही ये डैमेज एब्जॉर्ब कर सकता है और ये बहुत टेम्पटिंग भी है, लेकिन ये बोलते बोलते वनमुख फिर चुप हो गया। उसने एक नजर सिस्टम की तरफ घुमाई और थोड़ी देर देखता रहा। वनमुख के अंदर से आवाज आई, कहीं एक और फेंक दूं? बस एक और? इस वक्त वनमुख किसी एडिक्ट से कम नहीं लग रहा था। उसी पाल कम्युनिकेशन बेल बाजी। दाइहांग का फोन था। जैसे ही उसने फोन उठाया, दाइहांग ने जल्दी से कहा, आरी, म्यू म्यू, जल्दी कपड़े बदलो और प्लाजा पार आ जाओ। वनमुख चौंक गया, है? क्या हुआ है? इतनी जल्दी क्या है? पहले बात साफ साफ बताओ तो। उसके तुरंत बाद
वनमुख ने जल्दी से कपड़े बदले और उस जगह गया जहां दाइहांग ने बताया था, एंशिएंट विंड मैनर प्लाजा। वो भागते हुए हाँफ रहा था, इतनी देर से तो ये सबकी मीटिंग है। मुझे लगा था कि दाइहांग और उसके गैंग ने फिर किसी पंजे में पार डाल दिया होगा। एलवाई तूने जैसे हाई यूज देखा, खुशी से हाथ हिलाया। म्यू म्यू इधर आओ। वनमुख पास आया और बिना रुके पूछ बैठा, तुम यहाँ क्यों हो? एलवाई तू चौंक गया है। तुम्हारा क्या मतलब है? वनमुख ने सीधा कहा, अपनी टीम के पास वापस जाओ। तुम हमारी टीम के आसपास क्या कर रहे हो? एलवाई तू उदास हो गया। आरी, तुम इतने रूथलेस कैसे हो सकते हो? लैंग ट्यूएट खुशी से मुस्कुराई, यंगस्टर्स भी क्या कमाल करते हैं। उसी पाल एक खुशनुमा आवाज तुरंत गूंजी। वनमुख कुछ समझ पता उससे पहले ही किसी ने यूज गेल लगा लिया। एलवाई वैनमुख, कितना अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। नई टीप ने देखा और खुशी से मुस्कुराई। ट्रुओंग दाइहांग, बहुत टाइम बाद मिले। वनमुख ने गुस्से से उसकी टांग पकड़ी और बोला, उफ, ये पागल लड़की। ट्यून तो मुझे दारा ही दिया। नीचे उतर, तू बहुत हैवी है। नई टीप ने मस्ती में कहा, मैंने सुना था कि तुम पर भी लाफो की तरह अटैक हुआ था। मैं तो मरते मरते बची थी टेंशन में। तुम्हें सेफ देखकर कितना रिलीफ मिला है। नई टीप को यूम्यू के साथ इतनी खुशी से बातें करते देखकर एलवाई टू का चेहरा बिल्कुल उतर गया था। तभी एक घमंडी आवाज गूंज उठी, ये एलवाई यूम्यू और उसकी अमीर सेकंड जनरेशन की गैंग नहीं है क्या? वो आवाज हो वायु की थी। वो हंसकर बोला, अरे ये तो कमाल हो गया। मुझे लगा तुम तो कब के मर चुके हो। उसने यूम्यू पर ताना मारा, कैसी चल रही है लाइफ? अमीरों के पालतू कुत्ते बनने में मजा आ रहा है। यूम्यू ने मन ही मन सोचा, क्यों यही पागल कुत्ता मिल गया। कितनी मुसीबत है। जब यूम्यू ने कोई जवाब नहीं दिया तो हो वायु ने ऊंची आवाज में चिल्लाया, ओए, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। यूम्यू कुछ बोल पाता उससे पहले हाय दाइहांग उसके पास आ गया। दाइहांग ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, बड़ी देर बाद मिले। ताकत तो बढ़ी नहीं, पर ये मुंह से बदबू आना, ये जरूर एक नया टैलेंट है। हो वायु गुस्से में आकार दाइहांग का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया, ओए, ये बदबूदार अमीरजादा लड़ना चाहता है क्या? अगर हिम्मत है तो फिर बोल। दाइहांग की ठंडी आवाज सुनकर वो डर गया। यकीनन मैं अब लड़ना नहीं चाहता। और अगर तुम लड़ना चाहते हो तो चलो लड़ते हैं। उसका चेहरा किसी शैतान जैसा हो गया और आंखों में ठहरे बर्फ की तरह हो वायु को गो रहा था, पलक भी नहीं झपक रहा था। दाइहांग का वो रूप देखकर हो वायु ने तुरंत उसका कॉलर छोड़ा और उसे धक्का देकर जाने लगा। जैसे ही वो पैल था, पीछे खड़े अंकल वैन से टकराया। मास्टर एलवाई ने उसकी तरफ देखकर ताना मारा, आजकल के नौजवान कितने गुस्से वाले होते हैं। अंकल वैन ने हो वायु की तरफ देखा भी नहीं और अपना चेहरा उस लड़की की तरफ किया जो बैठी थी। लिंग एक्सयूई, अपनी इल्यूजन गन मेरे पास रखो, अंकल वैन ने कहा। लिंग एक्सयूई ने थोड़ी बोरियत से मुस्कुराकर कहा, लगता है मास्टर ने पकड़ ही लिया। फिर लिंग एक्सयूई ने हो वायु की तरफ देखा, आए लड़के, मास्टर का शुक्रिया करो, वरना अगर अभी तुमने कुछ किया होता। उसके बाद लिंग एक्सयूई की आंखों में दाइहांग से भी 10 गुना ज्यादा खौफनाक चमक थी। ठंडे लहजे में धमकते ह्यू लिंग एक्सयूई ने कहा, तो तुम पक्का मर जाते। इधर यूम्यू ने भी अपनी शर्ट उतरी और आगे बढ़ा। हो वायु ने ऊंची आवाज में कहा, क्या क्या लड़ना चाहते हो? दाइहांग पीछे हटा और शैतानी मुस्कान के साथ बोला, वो हो वायु नाम का लड़का तो बहुत बदनसीब है। लिंग एक्सयूई ने ठंडी सांस भरी और उसे देखकर अफसोस जताया, ये हो वायु बच्चा, किसी और से पंगा नहीं लेना था, बस एलवाई यूम्यू को हाई टैंग करना था। दाइहांग भी मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा। उधर लिंग एन ने चिल्लाया, मारो यूज एलवाई यूम्यू, वो हमें हमेशा नीचा दिखता है। लुकुओंग भी उत्साहित होकर बोला, बिल्कुल मत छोड़ना। हो वायु हड़बड़ी में था और तेजी से यूम्यू की तरफ लपका। अपनी अंदर की भड़कती नफरत के साथ उसने सोचा, बहुत दिनों से सह रहा हूं तुझे, अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। लेकिन हो वायु के उस हमले के सामने यूम्यू ने बड़े आराम से खुद को बचा लिया। हो वायु को कुछ गलत लगने लगा, पर उसने अपने हमले नहीं रोके। उसने दाएं बाएं लगातार दर्जनों वार किए, पर यूम्यू बड़े आराम से सब बचता रहा। लगता था जैसे हो वायु उसके लिए कोई मैच ही नहीं था। उसने एक पंच सीधा यूम्यू के चेहरे पर मारा, पर यूम्यू ने उसे झट से पकड़ लिया। हो वायु ने अब और उकसाना शुरू किया, एक मैर ह्यू कीड़े की तरह छिप क्यों रहा है? आए, जल्दी से मार मुझे। इस बार यूम्यू ने नीचे झुककर वार से बचा और मुस्कुराकर हो वायु की तरफ देखा, अच्छा, अगर तुमने ऐसा कहा तो मैं भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करूंगा। यूम्यू का पंच अब चला था और हो वायु बस वही खड़ा रह गया,
कुछ कर नहीं पाया। जैसे ही वो पंच लगा, ओ वायु डोर जा गिरा और उसके मुंह से एक तेज चीख निकल पड़ी। चरण तरफ हल्ला मैक गया। अरे क्या देखा तुमने अभी? ओ वायु को तो एक पाल में ही पाठक दिया। इधर LY2, लिंग एन और लुकुओंग सब खुशी से झूम उठे। क्या बात है, जबरदस्त। छोटा यूम्यू। ओ वायु का खून तापक तापक कर जमीन पर गिर रहा था। वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और मुश्किल से खड़ा हुआ। आए, मैंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की, ओ वायु ने कहा। यूम्यू रुक गया और उसकी तरफ देखा, ये देखने के लिए कि वो क्या कहना चाहता है। अगले ही पाल ओ वायु सीधा खड़ा हुआ और जोर से छलांग लगा दी। उसके हाथ में एक तेज आग जमा होने लगी। ओ वायु ने चिल्लाया, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। यूम्यू को थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर वो वही खड़ा रहा, सब देखता रहा। ओ वायु की आंखों में पागलपन दिखने लगा। वो एक पिंजरे से छूटे हुए जंगली जानवर की तरह गरजा और उसकी तरफ तेजी से लपका। यूम्यू ने शांति से उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारा। ओ वायु बस एक चीख निकल पाया और उसकी नाक से खून तेजी से बहने लगा। यूम्यू ने एक और जोरदार पंच मारा और हो वायु एक बार फिर हवा में दूर जा गिरा। सभी स्टूडेंट्स फिर से बातें करने लगे। अरे, ये तो पूरी तरह से दबोच लिया। हाँ, यूम्यू इतना अच्छा लड़ेगा सोचा भी नहीं था। यूज जमीन पर गिरा देखकर सब हैरान थे। मुझे लगा हो वायु तो बहुत पावरफुल है, वो तो टीम का मेन प्लेयर है। हो वायु ये सब सुन रहा था पर हिल नहीं पाया। खाना बाव आगे बढ़ा। बस करो अब, बच्चों की ये नासमझी वाली लड़ाई खत्म हो गई। अब तुम स्टोर हाउस जाकर अपना इनाम ले सकते हो, है ना? यूम्यू ने तुरंत सर हिलाया। हाँ, ऐसे बेकार के कामों में बहुत वक्त बर्बाद कर दिया। उसी वक्त थाना बाव ने अचानक उसकी तरफ देखा। सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। यूम्यू ने कहा, दायहांग, चलो हम ट्रेजर वॉल्ट चलते हैं। पर उसके पीछे हो वायु हार मानने को तैयार नहीं था और उसने छुपकर हमला करने का फैसला किया। थाना बाव ने जब खुद को संभाला तो वो तुरंत चिल्लाया, होशियार। यूम्यू अब भी शांत था। उसने बस एक नजर अपनी पीठ के पीछे डाली। हो वायु ने जैसे ही देखा कि वो पकड़ा गया है तो चिल्ला उठा, यूम्यू, मैं तुमसे कभी नहीं हारूंगा। तुम मर जाओ। उसके हाथ में वो तेज चाकू बस तुम्हें घोंपने ही वाला था। OW इतना गुस्से में था कि यूम्यू को चेयर फाड़ देना चाहता था अपनी बीजाटी का बदला लेने के लिए। वो तेजी से हट गया और वो तुम्हें मरने में एक बार फिर नाकाम रहा। यूम्यू ने तुरंत उसका वो चाकू वाला हाथ कास कर पकड़ लिया। उसके हाथ में थोड़ी ज्यादा ताकत थी। एक हल्का सा वार और OW की हड्डियां टूटने की आवाज आई। वो दर्द से बिलख उठा जैसे किसी जंगली जानवर को गोली लगी हो। वो हाथ जो अभी ठीक था अब बिल्कुल टेढ़ा हो चुका था। बाहर खड़े सब लोग घबरा गए। ओए रब्ब, इसने तो OW का हाथ हाई तोड़ दिया। कितना जालिम है ये। इसके बाद से कोई भी यूम्यू को उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। OW जमीन पर तड़पता हुआ चिल्ला रहा था, मेरा हाथ। यूम्यू, मैं तेरे पूर्वजों को मार डालूंगा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। उसने डांग एन की तरफ देखा और चिल्लाया, इसने जानबूझकर मेरा सीधा हाथ तोड़ दिया है। मेन गिल्ड को रिपोर्ट करूंगा, मेन इस पार केस करूंगा। डांग एन ने ठंडी आवाज में कहा, अभी तो तुम उसे जान से मरना चाहते थे, उसने तो बस तुम्हारा एक हाथ बेकार किया है, ये तो उसकी मेहरबानी है। उसने आगे कहा, तुमने उसे मरने की कोशिश की, इसका रिपोर्ट मेन गिल्ड को करूंगा। OW डर गया। क्या? यूम्यू ने ठंडी आवाज में पूछा, सर, क्या अब मैं अंदर जाकर ट्रेजर उठा सकता हूँ? उसने हाथ हिलाकर कहा, जल्दी जाओ, तुमने पहले ही बहुत वक्त बर्बाद कर दिया है। लिंग एन खुशी से झूम उठा, ओके, तो चलो हम पहले अंदर चलते हैं। लीसी को थोड़ी रहम आई। बेशक OW बहुत अनोइंग है, पर उसका हाथ ऐसे तोड़ देना क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? यूम्यू ने शांति से जवाब दिया, अगर मेन यूज ठीक से सबक नहीं सिखाता तो वो बार बार परेशानी खादी करता रहेगा। लीसी ने गौर से उसे देखा। यूम्यू ने आगे कहा, मेन यूज माफ नहीं कर सकता अगर उसने जान से मरने का इरादा दिखाया है। हमेशा याद रखना, अपने दुश्मन को पलटवार का कोई मौका मत देना। ये बोलते ही यूम्यू के चेहरे पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। इधर लिंग एन जल्दी जल्दी में था, दाहंग, जल्दी चलो ना, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। सब घबराहट में थे। ये पक्का ए ग्रेड स्टोर हाउस है, खोले क्या? 1, 2, 3। जैसे ही यूम्यू ने दरवाजा धकेला, अंदर की सारी चीजें जगमगा उठी। लिंग एन की आंखें चमक उठी। वो चिल्ला उठा, ये जगह तो कमाल की है ना? वो तो पागल हो गया। ये एक ए ग्रेड ट्रेजर वॉल्ट है। सब ऐसी बढ़िया चीजें हैं जो लाखों करोड़ों में भी नहीं मिलेंगी।
ये शानो शौकत मेरे लिए ही तो बनी है ना। वो इन सब के बीच भी शांत था। उसी वक्त लिंग एक्सयूई ने आवाज दी, अरे लियूम्यू, मुझे यहाँ कुछ बहुत बढ़िया मिला है। वो उत्सुकता से उसकी तरफ गया। एक्सयूई दीदी, क्या मिला आपको? लिंग एक्सयूई ने फिर कहा, देखो, ये चीज अन तलवारों और चक्कुओं से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यूम्यू ने उस चीज को देखा। वो तुरंत समझ गया कि ये चुए कॉन्ग का है। लिंग एक्सयूई ने बेप्रवाही से उसे फेंक दिया। ये लो, देखो। यूम्यू चौंक गया और जल्दी से पकड़ लिया। अरे, ऐसे फेंको मैं। जैसे ही उसने हाथ रखा, वो चौंक गया। क्यूजी क्वान सैट वाई। लिंग एक्सयूई ने समझाया, ये एक बहुत पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक है और तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल को बहुत सूट करती है। यूम्यू ने मन ही मन सोचा, ये टेक्निक तो जैसे मेरे लिए ही बनी है, क्या मैं आईसी ले लूं? उसी वक्त सिस्टम से एक अनाउंसमेंट हुई, होस्ट के पास एक कीमती आइटम स्कैन हुआ है। होस्ट को ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। यूम्यू ने जल्दी से देखा तो वहां एक खूबसूरत सोने का बो था। जैसे ही यूम्यू ने उसे देखा, उसकी आंखें उस बो से हट ही नहीं रही थी। उसने जल्दी से हाथ में रखा हुआ ऑर्ब नीचे रखा और लिंग एक्सयूई से कहा, मैं जरा देख कर आता हूँ। लिंग एक्सयूई ने पीछे से आवाज दी, अरे, मेरा भरोसा करो, इसे बेहतर कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं है। इधर यूम्यू ने जल्दी से वो वेपन उतर लिया। जैसे हाई लिंग एक्सयूई ने उसे वो चीज पकड़े हुए देखा, वो हैरान हो गई। वो पुराना धूल भरा क्रोसबो के ऊपर एक काले पक्षी का सिंबल बना हुआ था, जो बहुत मिस्टेरियस लग रहा था। यूम्यू ने उसके पैटर्न को देखा। उसने देर तक उसे गौर से देखा और फिर कहा, मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे ये चाहिए। लिंग एक्सयूई इस बात से काफी हैरान थी। सच में? तुम क्यूजी क्वान सैट वाई जैसी चीज इस पुराने बो के लिए छोड़ दो? यूम्यू ने सोच कर कहा, पता नहीं क्यों, पर जैसे ही मैंने आईसी देखा, मुझे लगा ये मेरे लिए ही बना है। फिर वो जल्दी से वो आइटम लेकर निकल गया। लिंग एक्सयूई ने पीछे से आवाज दी, अरे, तुम सच में नहीं सोचोगे? कितना अफसोस है। वो भी मजबूर थी, ये लड़का तो बिल्कुल बात नहीं सुनता। लिंग एन घूम फिर रहा था, दीदी, आपने अभी तक चूज नहीं किया। ये क्यूजी क्वान सैट वाई तो लियू म्यू के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लिंग एक्सयूई ने पलटकर नहीं देखा। मेन क्यूजी क्वान सैट वाई चूज करती हूँ और तुम्हें देती हूँ, जो करना है करो। लिंग एन ने हाथ में और पकड़ा और वो हैरान रह गया, ये चीज मेरे लिए भी बेकार है? जैसे आपकी मर्जी। अपनी पसंद की चीज मिलने के बाद यूम्यू चुपचाप आगे बढ़ गया। दा हंग का ग्रुप उसके पीछे भागा। अरे, छोटे म्यू म्यू। दा हंग ने उसे देखा और जोर से बोला, क्या हुआ? रिवॉर्ड मिलते ही अकेले भाग निकले क्या? यूम्यू मुस्कुराया, सॉरी, मैं तो बस वो नया बो रिसर्च करना चाहता था, इसलिए सबको भूल गया। उसी वक्त लिंग एन ने वो नीला ऑर्ब यूज पकड़ाया। ये लो, पकड़ो। यूम्यू हैरान हो गया, ये तो क्यूजी क्वान सैट वाई है। लिंग एन ने खुशी से जवाब दिया, हाँ, मेरी दीदी ने मुझे दिया है क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी, पर ये मुझे भी सूट नहीं करता, तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और तो लिंग एन एक पाल रुका और फिर धीरे से बोला, मुझे लगता है दीदी ने ये तुम्हारे लिए ही चुना था, बस वो शर्मिंदा थी कहने में। यूम्यू हिचकिचाया, पर ये तो बहुत कीमती है और ऐसे में एक्सयूई दीदी के पास कुछ नहीं होगा। लू कुओंग ने भी तुरंत कहा, मेरे हिसाब से तुम्हें आईसी ले लेना चाहिए। लू कुओंग ने समझाया, वो क्लैन छोटा नहीं है, बहुत मुमकिन है कि वो तुमसे बदला लें। तुम्हें खुद को तैयार रखना चाहिए। मुझे लगता है एक्सयूई दीदी भी यही सोचती है। दाई हंग ने कहा, हाँ, बस इसे एक्सेप्ट कर लो और ये मत भूलो कि हम सब दोस्त हैं। लैंग एन ने भी कहा, मेरी दीदी और मैं भी तुम्हारी मदद करेंगे। वन म्यू ने सबको देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास भर गया। आखिर में वन म्यू ने अपने हाथ में रखे उस नीले गोलक को गौर से देखा और बोला, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। यूज लगा जैसे उसके आसपास सब कुछ हसीन हो गया हो। वन म्यू मुस्कुराया, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। उसका दिल इस वक्त बहुत गर्माहट से भर गया था। कितने आर्स बाद उसने ऐसी दोस्ती की गर्माहट महसूस की थी। आखिर वो घर पहुंच ही गया। वन म्यू थक कर बेड पर लेट गया। क्या बिजी दिन था, अब जाके सांस मिली। सिस्टम, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन सीखना है। सिस्टम ने फिर बताया कि उससे सीखने के लिए 4000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स चाहिए। वन म्यू ने हार मान ली, ठीक है, ये पहली बार नहीं है जब मियर इस ब्लैक मार्केट ने मुझे धोखा दिया है। जैसे ही उसने ये कहा, उसके हाथ में रखा वो गोलक अचानक ऊपर हवा में उड़ गया। वन म्यू खामोशी से उसे देखता रहा। उस गोलक ने जल्दी ही एक नीला रहस्यमयी नजारा खोला। वन म्यू खुशी से चीख उठा। वो एनर्जी अब उसके चारों तरफ घूमने लगी। वन म्यू उत्तेजित होकर बोला, वाह, पाल भर में
सिस्टम ने फिर बताया कि उसने एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन स्किल सीख ली है। वन म्यू हाँफ रहा था। ये जबरदस्ती वाला एहसास सच में ठीक नहीं लगता, चाहे कितनी बार भी ट्राई कर लूं। वैसे क्या ये वो वैल्यूएबल आइटम है जिसका तुमने जिक्र किया था? उसने धनुष को कास के पकड़ लिया। अंधेरे में मुझे हमेशा लगा जैसे ये मेरा ही इंतजार कर रहा हो। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने 7 डायमेंशनल बैटल बो हासिल कर लिया है। वन म्यू सुनकर चौंक गया। उसने वो शब्द दोहराया, 7 डायमेंशनल। ये सुनते ही वन म्यू को मिंग नहा नाम के शख्स की याद आ गई। सिस्टम के मुताबिक इस धनुष में डिस्ट्रॉयर मिंग नहा की आत्मा बंद है। वन म्यू ने सोचा, कहीं ये आकर्षण का एहसास इस धनुष में बैंड वेपन सोल का ही तो नहीं जो मुझे बुला रहा है। यूज अपनी क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाया। लेकिन अगर ये एक पावरफुल वेपन सोल भी है तो सील होने के बाद तो बेकार ही है ना? सिस्टम ने अब बताया कि तुम सिस्टम अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड के बाद सील हत्या जा सकता है। वन म्यू को लगा जैसे कोई उसका अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। वो खुशी से बोला, तो फिर किसका इंतजार है? सिस्टम अपग्रेड करो। ये अपग्रेड तो काफी जल्दी हो गया। मुझे लगा मिंग नहा का सील हटाने में आधा साल लगेगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वन म्यू को तुरंत एक दूसरे डायमेंशन में ले जाया गया। उसके सारे सेंसेस घुमावदार हो गए थे और उसका दिमाग भी चक्कर खा रहा था। बस कुछ ही पाल में वन म्यू का पूरा शरीर अंदर की तरफ खींच गया। उसकी आंखें धुंधली हो गई और वन म्यू अब धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसने आसपास देखा और खुद से पूछा, ये क्या है? जब यूज होश आया, वन म्यू एक बड़े दरवाजे के सामने खड़ा देखकर हैरान रह गया। वो इस वक्त बहुत हैरान था। आंखें बड़ी बड़ी करके बोला, जेल। वन म्यू को अभी खुद को संभालने का मौका भी नहीं मिला था कि अंदर बैठे शख्स ने तुरंत कहा, आरी, तुम यहाँ कैसे पहुँचे बच्चे? वो जल्दी से आगे बढ़ा और सीधे मुद्दे पर आया, आप हाई डिस्ट्रॉयर मिंग नहा है। मैं यहाँ आपका सील खोलने आया हूँ, लेकिन मुझे आपकी पावर चाहिए। इस डील के लिए आपको मुझे अपनी पावर उधार देनी होगी। उसकी बात सुनते हायस शख्स की आंखों में तेज चमक आ गई। मिंग नहा ने हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम कहते हो मुझे बचा सकते हो? बड़ा मजाक कर रहे हो। बिना घूम-घुमाव के उसने तुरंत जोर से चिल्लाया, सिस्टम, सील हटाओ। लेकिन सील हटाने के लिए बहुत सारी इंटरनल एनर्जी चाहिए और तुम्हारी इंटरनल एनर्जी अभी बहुत कम है। वन म्यू ने फिर कहा, तो फिर मेरी सारी इंटरनल एनर्जी यूज करो। जितना सील हैट सेक उतना हटाओ। सिस्टम ने जल्दी से हाँ कर दी और इस वक्त वो उसकी इंटरनल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था। सिस्टम ने एब्जॉर्ब कर लिया था। अब तुम्हारी करंट इंटरनल एनर्जी वैल्यू 0 है और वो जीर भी बस थोड़ी सी टूटी है। मिंग नहा ने नफरत से पूछा, इतनी बड़ी बड़ी बातें की और आखिर में बस इतना सा ही खुला। वो खुद को ताना मरने से रोक नहीं पाया, तो ये तो बस एक शेखी मारने वाला बच्चा निकला। वन म्यू का चेहरा कला पैट गया। हाँ, इतना फर्क क्यों है? मिंग नहा ने फिर कहा, क्या तुम्हें लगता है कोई नॉर्मल सील मुझे बंद कर सकता है? मियर शेयर पार्टीन अल्टीमेट सील्स है। तुमने तो बस पहले सील की सतह तोड़ी है और अभी भी बहुत दूर हो। थोड़ी देर रुककर उसने फिर कहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़ी पावर उधार देता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, एक सुनहरी रोशनी तुरंत वन म्यू की तरफ उड़ी जिसे वो चौंक गया। वो रोशनी जल्दी से 3 पक्षी के आकार में इकट्ठी हो गई। उसने हैरानी से पूछा, ये क्या है? मिंग नहा ने समझाया, ये 3 मिंग नहा इस वक्त तुम्हारे ऑर्डर्स का पालन करेंगे। ये मत भूलना कि अगर तुम मेरा सील हटा देते हो तो मैं तुम्हें और भी बहुत पावर दूंगा। ये एक डील है। वो उत्तेजित होकर हाथ आगे बढ़ाया ताकि वो उस पर बैठ सके। आरी, इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ये तो एक तरह से अपनी ही मदद करना है। मिंग नहा ने शुरू से आखिर तक अपना चेहरा नहीं दिखाया। काम खत्म होने के बाद उसने तुरंत वहां से जाने का इशारा किया, तो ठीक है, बस इतना ही। मैं थक गया हूँ, अब तुम जा सकते हो। जैसे ही उसने ये कहा, वन म्यू भी धीरे धीरे उस जगह से निकलने लगा। उसका चेहरा जली जैसा हो गया था और वो अलग अलग आकारों में बदलता जा रहा था। जब तक पूरी बॉडी गीली मिट्टी जैसी ना हो गई, वन म्यू तभी होश में आया और जोर से चिल्ला उठा। जल्दी ही उसने फिर अपनी आंखें खोली। सर में हल्का सा दर्द था। वैन एम्यूसी से कंट्रोल नहीं हुआ और वो थोड़ा कर उठा। वो बेड पार लेते ही उधर, मैं लौट आया हूँ। उसी पाल उसने अपने हाथ में रखे बो को देखा। उसके जज्बात थोड़े उलझे ही उधर। वैन एम्यूसी ने अपना माथा पकड़ा और एक गहरी सांस छोड़ी। उफ, जान निकल गई थी। सीन चेंज, एक शानदार इमारत। वैन एम्यूसी अपने हाथ में मौजूद कागज के हिसाब से यहाँ तक पहुँचा। ये वोंग वैन टैक है। वो दरवाजे पर खड़ा हैरानी से देख रहा था।
सच में इस युग में ऐसी शानदार बिल्डिंग, और ये असल में एक पॉन शॉप है। जब वो गहरी सोच में गुम था, पीछे से आई एक आवाज ने उसे चौंका दिया। अरे छोटे दोस्त, एक नरमदिल बुजुर्ग शख्स आया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, भैया हमारी दुकान में किस काम से तशरीफ लाए हो? हमारे पास सब कुछ है और हम आपकी चीजों का सही मोल भी लगा सकते हैं। आप जरूर खुश होंगे। वैन एम्यूसी ने उनकी तरफ देखा और कहा, मैं यहाँ कुछ खरीदने नहीं आया, अब क्या कहूँ? मैंने सुना है आप यहाँ कुछ ऐसी चीजें भी लेते हैं। उसके इतना कहते ही बुजुर्ग शख्स चौंक गया। बुजुर्ग फौरन बात समझ गया। अच्छा तो ये बात है, आप बिजनेस की बात करने आए हैं। चलिए अंदर चलते हैं और आराम से बात करते हैं। उसके बाद बुजुर्ग ने उसे अंदर बुलाया। गरम चाय पाल भर में आ गई। उसने चाय पाई। बुजुर्ग ने बैठकर अपनी चाय उठाई। पता नहीं छोटे दोस्त, तुम दूर से क्या अनमोल चीज बेचने आए हो? वैन एम्यूसी ने जल्दी से वो चीज टेबल पर रख दी। ये कोई बहुत हाई ग्रेड आइटम नहीं है, ये लो, देख लो। बुजुर्ग चौंक गया। ये तो एआई किंग का क्राउन है। फिर उसने चुपके से उस लड़के को ताजुब से देखा। ये जवान लड़का तो बहुत सीधा साधा लगता है, और इस लेवल का माल कमाल है। उसने सिर्फ एक झलक देखी और फिर 6 उंगलियां उठाकर कीमत लगाई। ये अमाउंट, वैन एम्यूसी तुरंत नाखुश हो गया। 150,000? बहुत कम है। ये चीज उससे कहीं ज्यादा की है। दुकान के मालिक ने फिर कहा, छोटे दोस्त तुम गलत समझ गए। मैंने 1.5 मिलियन कहा था। ये कीमत सुनकर वैन एम्यूसी चौंक उठा। उसने क्राउन उठाया और गौर से देखा। जमाने से सुना है वीर जावा ही होते हैं। तुम्हारी ये काबिलियत देखते हुए मैं थोड़ा नुकसान उठाकर भी तुमसे दोस्ती करना चाहूंगा। वैन एम्यूसी को अब थोड़ी उम्मीद हुई। ठीक है, लगता है आप मुझे धोखा नहीं दे रहे। तो आप ये चीजें भी देख सकते हैं। शॉप ओनर हैरान रह गया। और भी हैं। उसने जो चीजें दी उन्हें देखते बुजुर्ग को चक्कर आने लगा। ये तो एल्डर सोर्सरर के बैटल रोब्स है, उसका रिंग, उसका मैजिक स्टाफ, ये तो पूरा सेट है। और कुछ मत कहो, ये मुझे चाहिए। मैं तुम्हें 12 मिलियन दूंगा। उसने एक और किताब जैसी चीज आगे बढ़ाई। तो इस रून फ्रैगमेंट की क्या कीमत है? जैसे ही उसने देखा वो अंदर ही अंदर चौंक गया। ये तो असली 5 डायमेंशनल रून फ्रैगमेंट है। दुकान के मालिक ने ईमानदारी से उसे सलाह दी, छोटे दोस्त आईसी छुपाकर रख लो। मैं सच में ये नहीं ले सकता। फिर उसने साचे दिल से कहा, एक और सलाह देता हूँ मेरे छोटे दोस्त। इस बात पर बुजुर्ग का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। आगे से आईसी किसी बाहर वाले को आसानी से मत दिखाना। उनका ये गंभीर अंदाज देखकर वैन एम्यूसी को लगा कि बात इतनी सीरियस है कि उसने चुपके से थुक निगल लिया। सीन चेंज, एक दूसरे कैरेक्टर पार। ये लड़की अपने ऊपर से वो भरी भरकम बियर कॉस्ट्यूम उतार रही थी, तो ये रूयान थी। वो थक कर जमीन पर गिर गई, गहरी सांसें लेते हुए। उफ, कितनी थक गई हूँ। कभी सोचा नहीं था ये इतना गर्म होगा। रूयान हिसाब लगाने लगी। एक्साओ म्यू ने जो पैसे दिए थे वो लगभग खत्म हो गए हैं, और पापा के इलाज का खर्चा सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं कर सकता। मुझे और मेहनत करनी होगी, बस कुछ दिन की छुट्टी मिल जाए। और तभी उसके फोन पर एक मैसेज नोटिफिकेशन चमका। आपको एक नया मनी ट्रांसफर बिल मिला है, कृपया कंफर्म करें। रूयान ने फोन निकल कर देखा। स्क्रीन पर वो रकम देखकर वो पूरी तरह डांग रह गई। ये क्या है? रूयान के अकाउंट में 3 मिलियन क्रेडिट यू द। सच में ये कोई छोटी रकम नहीं थी। रूयान ने तुरंत अंदाजा लगाया, इतना सारा पैसा कहाँ से आया? कहीं ये एक्साओ म्यू ने तो नहीं भेजा। ये पैसे मिलने के बाद रूयान का काम भी खत्म हो चुका था। वो तुरंत हॉस्पिटल लौट गई। जैसे ही उसने रूम का दरवाजा खोला, रूयान ने जोर से ऐलान किया, पापा मम्मी मैं आ गई। उसके पापा के हॉस्पिटल रूम में लोग भरे ह्यूदा। रूयान हैरान रह गई, ये कौन लोग हैं? उसकी माँ ने जवाब दिया, हमें भी नहीं पता, पर ये लोग तुम्हारे जाने के बाद आए थे और अब तक सब कुछ यहाँ का संभाल रहे हैं। वो आदमी उसकी तरफ देखा। क्या आप रूयान हैं? किसी ने आपके लिए स्पेस हेलमेट ऑर्डर किया है, कृपया रिसीव करने के लिए साइन करें। उसने जल्दी से पेन पकड़ा। ठीक है। रूयान मन ही मन सोचने लगी, स्पेस हेलमेट, मुझे याद है ये चीज तो काफी महंगी आती है। फिर उसने कहा, हमने इसके सेटिंग्स एडजस्ट कर दिए हैं, आप बस आईसी पहने और स्टार्ट करें। तो हम चलते हैं। रूयान ने जवाब दिया, ठीक है शुक्रिया। उसने अपने पेरेंट्स से कहा, ये पक्का एक्साओ म्यू ने हाई अरेंज किया होगा।
पापा मम्मी आप बस आईएसी पहन लो। उसकी माँ ने कहा, रुयान ये सच में ठीक है। आईएसी देखकर तो थोड़ी घबराहट हो रही है। रुयान ने उसे पहनकर ट्राई किया और समझाया, ये एक्साओम्यू ने खरीदा है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, बिल्कुल ठीक चलेगा। उसने हेलमेट को एक्सप्लोर करना शुरू किया। स्विच यही होगा, है ना? जैसे ही उसने आईएसी ऑन किया, रुयान चौंक गई। उसका सर चकराने लगा। रुयान की आंखें धुंधली होने लगी। उसे लगा जैसे नींद का एक झोंका आ रहा है। आखिरकार उसकी आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर बाद रुयान होश में आई। सामने का नजारा देखकर वो चौंक गई। ये कौन सी जगह है? अभी कुछ देर पहले तो वो हॉस्पिटल रूम में थी, अब वो किसी बहुत बड़ी जगह पार खादी थी और आसपास सिर्फ रुयान ही थी और उसी पाल उसके पीछे से कोई आया। उसने उत्साह से कहा, ये जगह तो सच में कमाल की है। तो ये त्रिंग डैन है। नहु येन घबराकर पलटी और चिल्लाई, पापा आपके पैर। त्रिंग डैन खुशी से झूम उठा, सच में मेरे पैर ठीक हो गए हैं, मैं तो नाच भी सकता हूँ। उसकी माँ ने घबराते हुए कहा, बस बस थोड़ा धीरे आप। सारा परिवार खुशी मना रहा था कि त्रिंग डैन के पैर अब चलने लगे हैं। तभी पीछे से एक आवाज आई, पापा मम्मी। वैन एम्यूसी उनकी तरफ बढ़ा और उन्हें देखकर गर्माहट से मुस्कुराया, बहुत दिन हो गए मिले नहीं। उसकी माँ दौड़ के अपने बेटे को गले लगा लिया, मेरे प्यारे बेटे, कितना याद किया मैंने तुम्हें, आजा मेरी बाहों में। त्रिंग डैन ने चुपके से उसकी तरफ देखा, ये बदमाश लड़का तो और लांबा हो गया है। वैन एम्यूसी घबरा के बोला, मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, शर्म आ रही है। उसने त्रिंग डैन की तरफ देख के शैतानी से हंसा और, पापा पैर मिलने का मजा आ रहा है ना? बाद में अगर ज्यादा घमंड किया ना तो मैं आपके पैरों का कोड डिलीट कर दूंगा। त्रिंग डैन भी हंसने लगा, किसे डरा रहा है तू बच्चे? उसने नहु येन की तरफ देखा। इस पूरे वक्त में दीदी आपने ही मम्मी पापा का ख्याल रखा ना? बहुत मुश्किल रहा होगा, है ना? वो चौंक कर बोली, आरी कोई बात नहीं, पैसे तो हमेशा तुम ही कमाते हो, असल में तुमने ही ज्यादा मेहनत और मुश्किल काम किया है। उसकी माँ अभी भी उलझन में थी, बेटा अब हम कहाँ जाएंगे? वैन एम्यूसी ने बिना किसी हिचकिचट के कहा, कहाँ जाना है? हम कहीं नहीं जाएंगे। आज से थोड़ी देर रुककर वो खुशी से बोला, ये हमारा नया घर है। सब कुछ बताने के बाद वो घर पर ज्यादा देर नहीं रुका। अच्छा मम्मी पापा मैं अब चलता हूँ। उसकी माँ ने हिदायत दी, तो डिनर के लिए वापस जरूर आना, ठीक है? वैन एम्यूसी सड़क पर घूम रहा था। उफ बोर हो रहा हूँ, मन कर रहा है स्पेस अरीना में जाकर थोड़ा टाइम पास करूं। लेकिन वहां तो लाइव टेलीकास्ट होता है, अगर गलती से मेरी असलियत सामने आ गई तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तभी वैन एम्यूसी अचानक रुक गया। यूज कुछ याद आया आरी? हाँ, वैन एम्यूसी ने तुरंत जोर से कहा, वर्चुअल स्पेस वर्ल्ड, न्यूमेरिक ऑन, रजिस्टर रोल प्ले एलवाई। वैन वो जल्दी से एक अलग रूप में बादल गया। वैन एम्यूसी ने संतुष्टि से अपनी टोपी पहनी। ऐसे में अगर मैं बहुत ज्यादा अच्छा भी परफॉर्म करूं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये मैं हूं। पेड्रो चलो अब डायमेंशनल बैटलफील्ड में कदम रखते हैं। उसके बाद वैन एम्यूसी ने अपनी दूसरी पहचान से बैटल अरीना में मुकाबला करना शुरू कर दिया। उसने सारे मैचेस जीत लिए, एक मैच, दो मैच और फिर कई और मैचेस के बाद रेफरी की आवाज लगातार गूंज रही थी, विनर इज एलवाई वैन। सिस्टम पैनल देखकर वो अपनी परफॉर्मेंस से बेहद खुश था। ये मेरी 10वीं जीत है लगातार। पेड्रो स्क्रीन पर आया, आप कमाल है। वैन एम्यूसी को तब थोड़ा आम सा लगा, लेकिन हमेशा इन रैंडमली मैच्ड नए प्लेयर्स के साथ खेलकर अब थोड़ा बोर हो रहा हूँ। अचानक वैन एम्यूसी ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे चौंका दिया। अरे ये क्या है? उसने स्क्रीन पर देखा और हैरान हो गया, है ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ वो लड़का बोर होकर अपनी थोड़ी हाथ पर टिकाए हुए था। आज पूरे दिन में एक भी ढंग का चैलेंजर नहीं आया, वक्त की बर्बादी है। ये डुओंग हुऑक ट्रेन था, थियन वैन सिटी के टॉप 10 कंटेंडर्स में से एक। आसपास के लोग बातें करने लगे, अरे वो डुओंग हुऑक ट्रेन नहीं है क्या? थियन वैन सिटी की यंग जनरेशन का नंबर 1 फाइटर। मैं तो उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। लड़कियां शर्माते हुए कागज और पेन लेकर दौड़ती हुई आई, एक्सक्यूज मी, क्या आप हमारे लिए ऑटोग्राफ दे सकते हैं? हम आपके बहुत बेड फैंस हैं। हुऑक ट्रेन ने खुश होकर मुस्कुराया, बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है। आप सबके सपोर्ट के लिए शुक्रिया। पेड्रो द रैबिट ने भी एक कागज बढ़ाया, बाय द वे ये भी साइन कर दीजिए ना। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था, ठीक है, आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया। अचानक
हुआक ट्रैन का चेहरा कला पैट गया। ये क्या है? चैलेंज लेटर? हाँ, फिर वो जोर से चिल्लाया, अरे ये पेड्रो किसका है जो भटक गया है? लेटर में लिखा था, बुलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा। हुआक ट्रैन का चेहरा फिर से कला पैट गया। हैड हो गई। आज के जमाने में भी लॉग पेपर चैलेंज लेटर से सीधा चैलेंज करते हैं। ईमेल नहीं कर सकते थे क्या मुझे? पेड्रो ने मौका देखा। मैडम, एक प्लेट और ले लीजिए, पेमेंट ये जेंटलमैन करेंगे। पेड्रो ने समझाया, क्योंकि उसने कहा था कि अगर वो ईमेल करता तो आप पढ़ते नहीं। तो मेन आईएससी सीधा ले आया और उसने कहा था कि किसी तरह आपसे साइन करवाना है। पेड्रो खाते खाते तारीफ करने लगा, सच कहूं तो मुझे लगा नहीं था कि आप इतने सीधे साधे होंगे। हुआक ट्रैन चीत कर बोला, सीधे साधे? तुमने मुझे धोखा देकर साइन करवाया है। इधर डायमेंशनल अरीना में वैन एम्यूसी पहले ही इंतजार कर रहा था। उसने बोर होते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखा। इतना टाइम लग रहा है? पेड्रो का काम भरोसेमंद नहीं है क्या? उसके बोलते ही हवा में एक परछाई नजर आई। वैन एम्यूसी खुशी से देखकर बोला, आ गया। हुआक ट्रैन धीरे धीरे सामने आया। उसका चेहरा इस वक्त एक अजीब सी ठंडक से भरा हुआ था। आते ही उसने वैन एम्यूसी की तरफ देखा। वो पेड्रो तुम्हारा है क्या? वैन एम्यूसी धीरे से उठा। हाँ, क्यूट है ना? हुआक ट्रैन चीत गया। क्यूट? उसने मियर 36.5 डॉम का क्रीम पफ खा लिया। याद से वापस करना मुझे। दोनों की तस्वीर बेड स्क्रीन पार चमक उठी। पूरे शहर में हलचल मैक गई। जल्दी देखो, कोई डुओंग हुआक ट्रैन को चैलेंज कर रहा है। लड़कियां खुशी से पागल होकर चिल्लाई, वो तो हमारा चेन चेन है। लोग बातें करने लगे, क्या चैलेंजर नया है? क्या वो बहुत ज्यादा पावरफुल है? शायद वो चेन चेन का कोई फैन होगा। वैन एम्यूसी को देखकर किसी से तारीफ किए बिना रहा नहीं गया, लेकिन ये लड़का तो बहुत हैंडसम है। मैं भी इसकी फैन बन जाऊंगी। दूसरी लड़की ने टोकते हुए कहा, अरे कितनी बदलने वाली हो। अभी तो चेन चेन की फैन होन की बात कर रही थी ना। हुआक ट्रैन ने वैन एम्यूसी की तरफ देखा। तुम एक आम प्रैक्टिशनर लगते हो। क्या तुम्हें पता है कि मैं सिल्वर स्टार रैंक पार हूं? वैन एम्यूसी ने शांति से जवाब दिया, मुझे पता है। हुआक ट्रैन को दिलचस्प लगा, तो तुम सच में बहुत हिम्मती हो। उसके तुरंत बाद उसने अपनी अंदरूनी शक्ति इकट्ठी की और हमला कर दिया। अगर तुम्हें लगता है कि मैं रहम करूंगा तो तुम गलत हो। उसने जैसे ही ये बात कही, हुआक ट्रैन पूरी तरह कॉम्बैट गियर से लैस हो चुका था। वैन एम्यूसी ने अपनी टोपी नीचे खींच ली और अपनी तलवार भी निकाल ली। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे तो डर था कि तुम अटैक नहीं करोगे। उसके बोलते ही वो खुद तेजी से हुआक ट्रैन की तरफ लपका। हुआक ट्रैन ने उसकी इतनी तेजी की उम्मीद नहीं की थी और हैरा होकर गुस्से से देखा। लेकिन वैन एम्यूसी भी बेहद सतर्क था, क्योंकि दोनों लगभग बराबर की टक्कर के थे। हुआक ट्रैन हैरत में तो था, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और एक साइड होकर उसकी तरफ किक मारी। वैन एम्यूसी हैरा रह गया। दिल ही दिल में बोला, कमाल की ताकत है। वो हुआक ट्रैन को इत्मीनान से देखने लगा। सच में टियानियन सिटी की यंग जनरेशन का सबसे खास बंदा है ये। कुछ ही डाफ पेच के बाद वैन एम्यूसी ने तेजी से पीछे हटकर फासला बना लिया। वैन एम्यूसी ने खुले दिल से तारीफ की, कोई तारीफ नहीं, तुम सच में कमाल हो। उधर हुआक ट्रैन ने अपनी हथेली पर नजर डाली। ये ली वैन, आम नहीं है। वो खुद से बोला, एक आम मिस्टिक यूजर मेरी जंग की रफ्तार को पकड़ नहीं सकता। फिर हुआक ट्रैन खुद को रोक ना पाया। आए बच्चे, मैं पूछता हूँ, क्या तुम सच में सिर्फ एक ऑर्डिनरी लेवल के हो? वैन एम्यूसी ने मासूमियत का नाटक करते हुए जवाब दिया, हाँ। आप क्या कह रहे हो? सब तो बैटल रिकॉर्ड्स में लिखा है ना। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल गई। हाँ, ऑर्डिनरी लेवल हाई तो हूँ, शैडो स्टेप्स। फिर वो तेजी से उछला और पलक झपकते ही गायब हो गया। वैन एम्यूसी के कदम अब और भी फुर्तीले हो गए थे। हुआक ट्रैन तो उसके डाफ पेच ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। वो थोड़ा हैरा सा रह गया। पाल भर में वैन एम्यूसी उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसने एक भयंकर वार किया। हुआक ट्रैन फिर जोर से गरजा, हेवनली डीमन 18 स्टेप्स। दोनों की परछाइयां हवा में तेजी से गुम रही थी। उनकी असल शक्ल देखना मुश्किल था। उसने उसे देखा और सार्ड मुस्कान के साथ बोला, तुमने मुझे हेवनली डीमन 18 स्टेप्स इस्तेमाल करने पर मजबूर कर ही दिया। वैन एम्यूसी भी उसके बगल से सरकता हुआ झट से बोला, मना कि तुम्हारी गोस्टली कल्टिवेशन टेक्निक भी काफी शक्तिशाली है। हुआक ट्रैन ने उसकी बात काटी, लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच का फासला बिल्कुल साफ है। अगर तुम बस एक लेवल और ऊपर होते तो शायद तुम सच में जीत सकते थे। अगली ही पाल वैन एम्यूसी थोड़ा पीछे उड़ा और जोर से ऐलान किया,
अब ये वार देखो, फ्रेंजीड ब्लेड। और फौरन दो शक्तियां जोरदार तरीके से टकराई, धरती कैंप उठी, पत्थर बिखर गए, नुआक ट्रैन को दूर फेंक दिया गया। उसने खुद को गिरने से बचाने के लिए बड़ी मुश्किल से संभाला। उधर वैन एम्यूसी भी उतनी हाई डोर जा गिरा, लेकिन वो इतना कमजोर नहीं था कि बस एक वार से ढेर हो जाए। नुआक ट्रैन हांफते हुए बोला, सन, मैं तुम्हारे इस कमाल के परफॉर्मेंस का शुक्रगुजार हूँ। अब तुम्हें वो 36.5 कॉइन्स नहीं डीन पड़ेंगे। वैन एम्यूसी भी हाफ रहा था। वो खुशी से मुस्कुराया, मैंने कहा था ना, ये सब कितना दिलचस्प है। वो दोपहर से रात तक लड़ते रहे और राहों पर खड़े लोग अभी भी चर्चा कर रहे थे। अरे तुमने देखा, क्या स्पीड थी। बस दो रोशनी के झटके एक दूसरे से टकरा रहे थे। वो लड़की हैरान रह गई, ये ली वैन सच में बहुत जबरदस्त है। दूसरे ने हैरत से पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ। उसने समझाया, मैं नुआक ट्रैन की हार्डकोर फैन हूँ। हेवनली डीमन 18 स्टेप्स उसकी स्टाइल की अनोखी स्किल है, जो हद से ज्यादा शक्तिशाली है, और ये ली वन सच में उससे टक्कर दे सकता है। वो खुद से हैरानी से पूछने लगी, ये बेनाम ली वन आखिर है कौन। उधर वैन एम्यूसी के चेहरे पर एक भयंकर वार लगा जिसे उसका गाल सूज गया। वैन एम्यूसी फौरन उछलकर दूर हट गया। उसने नुआक ट्रैन से फासला बनाए रखने की कोशिश की। वो वैन एम्यूसी को गुरूर से देखते हुए बोला, जैसा मैंने कहा था, एब्सोल्यूट ताकत के सामने टैलेंट बेकार है। उधर वैन एम्यूसी अब सीरियस मोड में आ गया, ऐसा जरूरी तो नहीं। फिर उसने जमीन पर जोरदार पैर पटका, जिसे जमीन में दरारें पैट गई और पत्थर भी उछल पड़े। वैन एम्यूसी ने कैलकुलेशन की, ये टॉप कंटेंडर लायक है। स्टैक्ड फ्रेंजीड ब्लेड का सामना कर लेता है। 3 लेयर्स काफी नहीं है, तो अब मैं 6 लेयर्स लगाऊंगा। 4 लेयर्स। वैन एम्यूसी ने सोचते ही जमीन पर एक जोरदार वार किया। नुआक ट्रैन को झटका लगा, रुक जा। इस बच्चे के वार की ताकत पिछले से साफ ज्यादा है। फिर वो पलक झपकते हाई डोर उछल गया। वैन एम्यूसी ने देखते ही कहा, उधर। फौरन वो भी उसके पीछे लपका, तलवार थामे गंभीर चेहरे से वार किया। वैन एम्यूसी ने अब 5 लेयर्स का इस्तेमाल किया और नुआक ट्रैन ने भी अपना वार छोड़ दिया। उसने दांत पीस लिए और अंदर ही अंदर डर गया। वार से बाग तो गया, लेकिन ये लड़का सच में हद से ज्यादा मुश्किल है। उसके चेहरे पर एक पाल की हैरानी उभार आई। ये कहना पड़ेगा कि आज तक किसी दुश्मन ने उससे इतना परेशान नहीं किया था। इस बार वैन एम्यूसी ने स्वॉर्ड की 6th लेयर का इस्तेमाल किया। उसने जमीन पर एक जोरदार वार किया और एक जबरदस्त धमाका हुआ। नुआक ट्रैन हैरत से उछलकर दूर हुआ और फिर नीचे उतरा। उसने अभी क्या कहा, 6 लेयर्स। उसी पाल वो इतना हैरान था कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो। नुआक ट्रैन ने वैन एम्यूसी को देखा जो अपनी टोपी नीचे खींच रहा था। वो अंदर ही अंदर कांप उठा। ये कैसा ऑरा है, सच में खौफनाक। नुआक ट्रैन का अंदर से मन चिल्लाया, नामुमकिन। ऐसा मिस्टिक पावर का दबाव, उसके लेवल पार ये हो ही नहीं सकता। उसने उन शक्तियों को देखा जो उसके बगल से गुजर रही थी, और ये 6th लेयर क्या है। इतने कम वक्त में वो इस लेवल तक कैसे पहुंच गया। नुआक ट्रैन को अब धुंधला सा एहसास हुआ, रुक जा। हो सकता है वो अपने सारे पिछले हैमलॉन की ताकत को इकट्ठा कर रहा है। नुआक ट्रैन को लगा, वो बस अपनी टेक्निक में और डाव पेच जोड़ रहा है। इसी पाल वैन एम्यूसी की आंखों में एक ठंडी चमक दिखी। उसने फिर जोर से ऐलान किया, एब्सोल्यूट लाइटनिंग। नुआक ट्रैन अब भी हैरत में डूबा हुआ था, और उसके तुरंत बाद, जैसा उसने सोचा था, वैन एम्यूसी ने एक जबरदस्त वार किया, रिटर्न टू ओरिजिन स्लैश। वो शक्तिशाली वार हाई एब्सोल्यूट लाइटनिंग था। वैन एम्यूसी आसपास एक चमकते सितारे की तरह लग रहा था। कई लोग वहां खड़े चुपके से तारीफ कर रहे थे। सच में सब हैरान थे। लग रहा था जैसे जीत या हार सब इस एक वार पर टिकी है। उसे सांस लेने का मौका भी ना मिला। वैन एम्यूसी ने आगे कहा, यह मेरा आखिरी अटैक है, पूरी 100% पावर के साथ। उसे ऐसे देखकर डुओंग नुआक ट्रैन भी घबरा कर चिल्लाया, हेवनली डीमन टायरेंट फिस्ट। वैन एम्यूसी का अटैक इतना पावरफुल था कि डुओंग नुआक ट्रैन को मुश्किल से रोकना पड़ा, और वो जोर से चिल्लाया, एक गूंजती आवाज में। आखिर डुओंग नुआक ट्रैन भी इस अटैक के सामने टिक ना सका। उसकी पूरी पावर ड्रेन हो चुकी थी। डुओंग नुआक ट्रैन ने आंखें बड़ी करके गुस्से में कहा, तो फाइनली मेन रोक नहीं पाया। हाँ, आखिर वैन एम्यूसी की वो इनर एनर्जी पूरे स्पेस में फैल गई और डुओंग न्यूयॉर्क ट्रैन को पीछे धकेल दिया। स्क्रीन पार से डुओंग न्यूयॉर्क ट्रैन गायब हो चुका था, सिर्फ बैटल के बाद का धुआं ही बचा था। सब ऑडियंस स्क्रीन देखकर हैरान थी, आरी ये सच है या झूठ? जीत गया वो? फाइनली सब जोर से चीयर करने लगे। एलवाई वैन। स्क्रीन पार उसका नाम दिखा, एलवाई वैन क्विन। ऑडियंस एक्साइटेडली चीयर कर रही थी। वाह,
बिलीव नहीं होता डुओंग न्यूयॉर्क ट्रैन एक नए प्लेयर से हार गया। ये एलवाई वैन तो मेरा टाइप है, मैं इसका फैन बनूंगा। इस वक्त दाइहांग एक डार्क रूम में बैठा मैच देख रहा था। वो इंटरेस्टिंग तरीके से मुस्कुराया। एलवाई वैन मैड ब्लेड अल्टीमेट रिटर्न टू ओरिजिन देखते हाय दाइहांग तुरंत समझ गया ये तो और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इधर वो टेस्ट हवा अभी भी चल रही थी और वैन एमयूसी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा था। फाइनली उसे सिचुएशन समझ आ गई थी। वैन एमयूसी ने अपनी कैप नीचे की। जीत गया मैं। वैन एमयूसी जीत गया था पर उसने तारीफ किए बिना ना रह सका। सच में एक मास्टर था वो, बहुत एनर्जी कंज्यूम हो गई। पेड्रो नेक्स्ट चैलेंज लाओ। इधर सब हैरान हो गए, वाह क्या ये सच है। एलवाई वैन ने फिर से दाइहांग को चैलेंज किया। उसी के बाद वो फिर से बैटल में उतर गया। मैड ब्लेड का अटैक तुरंत लॉन्च हुआ। उसका अपोनेंट बर्दाश्त नहीं कर पाया और जोर से चिल्लाया और इस इंसिडेंट ने सबको शॉक कर दिया। ओह माय गॉड, वो फिर जीत गया। इधर भी हंगामा मैक गया। अभी अभी डुओंग न्यूयॉर्क ट्रैन को हारा था और अब थियन वैन सिटी के टॉप 10 कैंडिडेट्स में से दाइहांग को भी हरा दिया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इस एक रात ने पूरी सिटी को हिला दिया था। ये एलवाई वैन आखिर कौन सी डिवाइन पावर वाला बंदा है। मैच के बाद सुबह हो चुकी थी। वैन एम